नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर मैं मनीष आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के इतिहास में हम आज देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों के आगमन को हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक एक करके हम उनके बारे में आपको कहानी के मार्फत यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो बात करते हैं यूरोपियों के आगमन की, तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद आते हैं यहाँ पर डच, और डच के बाद आते हैं तीसरे नंबर पर ब्रिटिश। ब्रिटिश के बाद आते हैं डेनिश। डेनिश के बाद आते हैं फ्रेंच। ये इनका घटनाक्रम रहा है आने का। पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे वो सबसे बाद में भारत से गए थे। इतिहास को आप ट्रिक के माध्यम से न देकर एक कहानी के अकॉर्डिंग अगर आप इसे समझते हैं तो आपको पूरा घटनाक्रम जो घटनाएं घटी हैं इतिहास में उसको आप कहानी के मार्फत अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कहानी बनाकर आपके सामने वो जो घटनाएं घटी हैं वो पेश करता हूं। तो बात करेंगे हम पुर्तगाल की। आज की इस क्लास में हम यूरोपियों के आगमन में पुर्तगालियों को समझेंगे, यानी कि पुर्तगाली कैसे भारत में आए, वो किस प्रकार से एक समुद्री मार्ग होते हुए भारत में प्रवेश किए। होता क्या है कि बात है 1254 से 1324 ईस्वी की। यहाँ पर एक पुर्तगाली एक यात्री थे जो स्पेन आए थे, यानी कि स्पेन की यात्रा पर आए थे। यात्री का नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो ने जब स्पेन की यात्रा की थी तो इन्होंने भारत यानी कि भारत के एरिया को भी इन्होंने यहाँ पर एक कहानी के अकॉर्डिंग उनकी अपनी यात्रा में इनको वहाँ लिखा था अपनी बुक में कि भी यहाँ पर बहुत सारा धन संपदा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हम अगर यहाँ पर कोई आए तो। जब ये वापस गए थे लिस्बन यानी कि पुर्तगाल, वहाँ पर इनकी कहानियाँ सुनी थी सम्राट ने, पुर्तगाल के सम्राट ने। तो पुर्तगाल के सम्राट ने एक उसके अंदर एक लालसा पैदा हुई धन कमाने की। पुर्तगाल के सम्राट में एक धन कमाने की यानी कि धन अर्जित करने की लालसा पैदा हुई कि क्यों ना हम वहाँ जाए और वहाँ से धन संपदा प्राप्त करें। तो पुर्तगाल के सम्राट थे मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम ने एक नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्पिया दियाज, बहुत फेमस थे ये उस टाइम वहाँ पर। तो बार्थोलोम्पिया दियाज ने भारत की खोज के लिए पुर्तगाल से वो भेजते हैं। वो मैं आपको एक चित्र के माध्यम यहाँ से समझाता हूँ। मैप में आप अगर देखें, जैसे कि आप वर्ल्ड मैप में यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लगेगा कि ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद यहाँ आता है हिंद महासागर। यहाँ हिंद महासागर है, और यहाँ पर आप देखेंगे भारत की स्थिति। अफ्रीका महाद्वीप, हिंद महासागर, और हिंद महासागर के जस्ट यहाँ बाद आपको भारत की स्थिति देखने को मिलती है मैप में। अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर इस किनारे पर यहाँ पर आपको पुर्तगाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुर्तगाल देखने को मिलेगा। तो ये बार्थोलोम्पिया दियाज यहाँ पुर्तगाल से ये रवाना होते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं भाई? यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने अपनी नाव को वापस घुमा दिया। और वापस घुमाने से पहले यहाँ जहाँ ये पहुँचे हैं इन्होंने इस जगह का नामकरण किया, यानी कि अफ्रीका के दक्षिण छोर तक ये पहुँच चुके थे, जिनका नाम था बार्थोलोम्पिया दियाज। और ये घटना थी सन 1488 की। सन 1488 की ये बात थी। और यहाँ पर इस जगह का इन्होंने नामकरण किया, और यहाँ पर नाम रखा इनका कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप।
कैप ऑफ गुड होप इस जगह का यहाँ पर इन्होंने नामकरण किया, यानी कि अफ्रीका के दक्षिण शोर पर ये पहुँच गए थे। यहाँ से ये वापस चले गए पुर्तगाल। जब ये वापस पुर्तगाल ये आए थे, ऐसे आए थे इस प्रकार से, ये वापस जब पुर्तगाल चले गए तो पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने एक और नाविक जिसका नाम था वास्को दा गामा, वास्को दा गामा को इनके ठीक 10 साल बाद एक दूसरा नाविक वास्को दा गामा पुर्तगाल से लिस्बन से रवाना होकर पहुंचता है कैप ऑफ गुड होप। जब वो कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है यहाँ पर, तो यहाँ से वो वापस ना जाकर बढ़ता है आगे बढ़ता है हिंद महासागर की ओर। जब वो हिंद महासागर की ओर आगे बढ़ता है तो हिंद महासागर की ओर बढ़ने के बाद उनको यहाँ पर एक नाविक मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मनिद। नाविक का नाम है अब्दुल मनिद। एक नाविक मिलता है हिंद महासागर में यहाँ पर इस जगह पर, और ये जगह भारत के मतलब तटीय यानी कि समुद्र के अंदर मिलता है ये नाविक। और ये नाविक इस वास्को दा गामा को लेकर जाता है कालीकट, और कालीकट में उस टाइम राजा होते हैं जामोरिन। यानी कि वास्को दा गामा को अब्दुल मनिद मिलाता है कालीकट में जामोरिन से, यानी कि कालीकट के राजा होते हैं जामोरिन, उनसे इनकी मुलाकात ये करवाता है। यानी कि वास्को दा गामा अब्दुल मद्दीन की मदद से कालीकट पहुंचता है और वहाँ पर बात करते हैं जामोरिन जो कालीकट के राजा होता है उनसे, क्या भाई मैं बताते हैं वो कि हम वहाँ से आए हैं, आपके यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। तो आपके यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं इसलिए तो हम अपना माल मसाला यहाँ लाएं और फिर आपके यहाँ पर हम व्यापार करें। तो यहाँ पर जामोरिन ने उनको स्वीकृति दे दी, व्यापार की स्वीकृति दे दी। तो यहाँ से वास्को दा गामा चले जाते हैं वापस, वास्को दा गामा चले जाते हैं वापस लिस्बन पुर्तगाल। फिर मैनुअल प्रथम ने 1501 में जो सबसे पहले आए थे 1588 में यहाँ तक पहुँचे थे बारतोलोम्पियो दियाज के साथ, यानी कि वापस 1501 में बारतोलोम्पियो दियाज के साथ पेंड्रा अल्वारेज कैब्रिल के नेतृत्व में 13 जहाज और 1500 लोगों का एक बहुत बड़ा बेड़ा भारत में व्यापार के लिए वो भेजते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो भारत में व्यापार के लिए आते हैं तो यहाँ पर हिंद महासागर में उस टाइम एकाधिकार, यानी कि किसी ऐसे व्यापार पर एक ही मालिक का अधिकार होता है। तो यहाँ पर एकाधिकार था, वो था अरब के मुस्लिमों का। हिंद महासागर में अरब के मुस्लिमों का एकाधिकार था। तो वो तब अकेले थे तो यहाँ से निकल गए, लेकिन इतना बड़ा बेड़ा यहाँ से निकलेंगे तो इनसे सामना करना पड़ेगा। इनको क्रॉस करके जाने के लिए इनकी या तो स्वीकृति ले या फिर इनके साथ ये युद्ध करे। जब ये पेंड्रा अल्वारेज हिंद महासागर पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनका सामना होता है अरब के मुस्लिमों से, जिनका एकाधिकार था हिंद महासागर के व्यापार पर। तो वो यहाँ पर उनसे यानी कि युद्ध करते हैं। उनके युद्ध के बाद वो पहुँचते हैं कालीकट, और कालीकट पहुँचने के बाद कालीकट के राजा जामोरिन से वो स्वीकृति जो पहले मिल चुकी थी उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर मसालों का व्यापार करते हैं। मसालों का व्यापार करने के बाद जब वो व्यापार के बाद चले जाते हैं वापस पुर्तगाल, तो वहाँ पर जाके वो अगर हिसाब किताब की बात करें तो उनको इस व्यापार में 60 गुना ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर होता है। जब 60 गुना ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर होता है उनको, तो उनकी लालसा यानी कि मैनुअल प्रथम जो सम्राट थे पुर्तगाल के उस टाइम, उनकी लालसा और बढ़ जाती हैं कि बहुत सारा धन क्यों ना वहाँ से अर्जित किया जाए। तो वो और बड़ा बेड़ा भारत में व्यापार के लिए यहाँ पर भेजते हैं। फिर बात करते हैं, ये तो हो गई पुर्तगालियों का आगमन कि भाई वो कैसे यहाँ पर भारत में पहुँचे थे, किस प्रकार से उन्होंने व्यापार की शुरुआत की थी। उनके बाद हम बात करें पुर्तगालियों का महत्व।
तो पुर्तगालियों के महत्व के बारे में हम बात करें तो पुर्तगालियों का महत्व सिर्फ व्यापार करना नहीं था। वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन उनकी मंशा बढ़ती गई और उन्होंने यानी कि पुर्तगाल के सम्राट ने सीधा सीधा एक निर्देश दिया था कि आप व्यापार के साथ साथ भारतीय लोगों को ईसाई में कन्वर्ट किया जाए, यानी ईसाईत्व का प्रसार किया जाए और भारत के लोगों को ईसाई बनाया जाए। फिर बात करेंगे पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति की जब बात करें तो पुर्तगालियों के समय गुजरात के सिवाय जहाँ पर राजा थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन बाकी के भारत के राजा यानी कि भारत के राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। उनके अंदर कोई भी नौसैनिक शक्ति इतनी विस्तृत यानी कि इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो पुर्तगालियों का कहीं भी सामना कर सके, या फिर उनके अंदर ऐसी कोई यानी कि उनकी ऐसी थिंकिंग भी नहीं थी भारत के राजाओं की कि भी क्यों ना हम भी एक बहुत बड़ी शक्ति यानी कि नौ शक्ति यानी कि सैनिक शक्ति का विस्तार करें। तो ऐसा उसमें कहीं नहीं देखने को मिलता है। भारत आगमन के अभिप्रेरण। भारत आगमन के अगर अपन अभिप्रेरण की यहाँ बात करें तो बात करेंगे एक हेनरी जो पुर्तगाल के राजकुमार थे। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी जो एक नाविक थे, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ यानी कि पूरी लाइफ भारत की खोज में इन्होंने लगाई थी, लेकिन ये भारत को खोज नहीं पाए थे। भारत को ये खोज नहीं पाए थे और इन आगमन के जो अभिप्रेरण थे, इनका जो लक्ष्य था कि भाई हम जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये जो एरिया था हिंद महासागर का, ये था पूर्व का एरिया। तो इनका एक लक्ष्य था कि पूर्व की और अरब के लोगों को वहाँ से हटा के हिंद महासागर में हमारा एकाधिकार हम बनाएंगे। ये था इनका यहाँ पर अभिप्रेरण। फिर बात करते हैं पुर्तगाली एवं जमोरिन की। तो पुर्तगाली एवं जमोरिन की हम बात करें तो जमोरिन जो कालीकट के राजा थे, तो वो पुर्तगालियों की वो मंशा यानी कि वो क्या चाहते हैं उनको वो भाप गए थे, यानी कि उनको पता चल गया था कि भाई पुर्तगाली भारत में ये क्या क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति विस्तृत नहीं थी नौसेना की कि वो उनका सामना कर सके। फिर भी वो अपने राज्य में तो पुर्तगालियों को वहाँ से ये जो खदेड़ना शुरू कर देते हैं। कौन भाई? जमोरिन। जब वो ऐसा करते हैं तो पुर्तगाली इनकी यानी कि कालीकट के राजा और कोचिन के राजा के बीच शत्रुता होती है, उनका ये फायदा उठाते हैं और साल यानी कि एक साल चलते हैं, एक साल कपट की नीति अपनाते हैं पुर्तगाली, और कोचिन के राजा के साथ मिलकर कोचिन के मालाबार में ये अपना एक ऑफिस वहाँ पर खोलते हैं। ये अपना एक ऑफिस वहाँ पर खोलते हैं। कहाँ पर भाई? कोचिन में। कोचिन में कहाँ? मालाबार। मालाबार में क्या खोलता है? अपना एक ऑफिस खोलता है, एक छोटी सी फैक्ट्री वहाँ पर ये लगाते हैं। फिर 1509 में एक ममलुक जो मिस्र के शासक को इन्होंने हराया था, यानी हराया क्या था कि इनके जहाज़ों को इन्होंने, जब मिस्र के शासक मामूल थे वो 1509 में आ रहे थे, तो उनके जहाज़ों को इन्होंने हराया, उनके जहाज़ों को लूटा, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक इन्होंने किया था पुर्तगालियों ने 1509 में। और उनके बाद ये दीव पर अपना अधिकार कर लेते। दीव जो भारत का हिस्सा था, दीव पर अपना अधिकार कर लेते हैं, और यानी कि पूर्वी तट पर ये अपना अधिकार जमा लेते हैं। ये 1509 में दीव पर अधिकार करते हैं और 1510 में गोवा को विजिट कर देते हैं बीजापुर से। इतना करने के बाद ये अपने आप को पूर्वी समुद्र में एकाधिकार प्राप्त करने के बाद ये अपने आप को एस्तादो द इंडिया घोषित कर देते हैं। यानी कि इतना हो जाने के बाद ये एस्तादो द इंडिया के नाम से जाने लगे। किस नाम से? सवाल बनते हैं यहाँ से। एस्तादो द इंडिया के नाम से ये जाने जाते। फिर बात करें अपन कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। जब इन्होंने
1500 यहाँ पर ये इतना कुछ कर लेते हैं ये। तो ये घटना कब घटित होती हैं कि भाई साम्राज्य का अपन सूत्रपात की बात करें कि भारत में पुर्तगालियों के साम्राज्य का सूत्रपात, तो पुर्तगाल के जो शासक थे उन्होंने भारत में एक गवर्नर की यानी कि स्थायी गवर्नर की जो 3 साल के लिए रहेगा गवर्नर की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। अपनी ओर से भारत में गवर्नर की नियुक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो पहले जो गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनते हैं। प्रथम गवर्नर कौन बनते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये बनते हैं 1505 से 1509 तक ये भारत में प्रथम गवर्नर रहते हैं। जब ये भारत में प्रथम गवर्नर रहते हैं तो इन्होंने कोचीन और बसीन जो महाराष्ट्र में हैं उनको ये क्या करते हैं कि विजय कर देते हैं, यानी कि ये उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। और यहाँ पर वो एक टैक्स, यहाँ पर उनका अधिकार जब स्थापित हो जाता है इन 2 जगहों पर, तो यहाँ पर पुर्तगाली एक जो दूसरे जो व्यापार अगर करना चाहें तो उन पर एक टैक्स यहाँ पर ये लगाते हैं। तो उस टैक्स का जो नाम था कार्टेज। क्या था भाई? ये कार्टेज नाम से एक टैक्स यहाँ पर वो लगाते हैं। फिर बात करते हैं कि दूसरे जो गवर्नर रहते हैं भारत में पुर्तगालियों के, वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दूसरे गवर्नर बनते हैं और इनको भारत में पुर्तगालियों की स्थापना यानी कि स्थायित्वकरण का इनको पूरा इनके हिस्से में जाता है कि भाई इन्होंने ही भारत में पुर्तगालियों की स्थापना की थी। सेकंड गवर्नर ये रहे थे 1509 से 1515 तक। जब ये 1509 से 1515 तक रहे थे तो इन्होंने बीजापुर से गोवा को अपने अधीन किया था, यानी कि गोवा को इन्होंने जीत लिया और वहाँ पर अपना कोटी या फैक्ट्री जहाँ पर नौ सैनिक शक्तियों को सुविधाएं मिल सके, ऐसा वहाँ पर ये इन्होंने स्थापित किया। तो कब जीत लिया था गोवा को? 1510 में बीजापुर से गोवा को ये इन्होंने जीता था। और जब ये फैक्ट्रियों का ये जो छोटी फैक्ट्रियों का जो निर्माण करते थे, छोटे तंबू या टेंट लगाते थे, उनको कहा जाता था फितोरिया। क्या कहा जाता था? फितोरिया उनको कहा जाता था फितोरिया। और इन्होंने 1515 सेकंड गवर्नर की बात चल रही है यहाँ पर, किनकी भाई? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इन्होंने 1515 में मलक्का कुरकुरम जो ईरान के हिस्से थे उन पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। यहाँ तक कि इन्होंने यहाँ पर भी अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाने की जो रणनीति इन्होंने सलाह की है, इन्होंने धीरे धीरे पूर्व के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार कर दिया। इनके बाद जो आते हैं नीनो दा कुन्हा, जब इनके बाद तीसरे गवर्नर बनते हैं तो नीनो दा कुन्हा गवर्नर रहते हैं 1529 से 1538 तक। जब 1529 से 1538 तक नीनो दा ये जो कुन्हा गवर्नर रहते हैं तो यहाँ पर होता क्या, एक घटना घटित होती है कि जब गुजरात से हुमायूं 1537 में गुजरात छोड़कर चला जाता है तो पीछे रहते हैं बहादुर शाह। गुजरात के राजा बहादुर शाह पीछे रहते हैं। तो बहादुर शाह के साथ ये क्या करता है कुन्हा कि जब हुमायूं चला जाता है तो गुजरात की जनता और पुर्तगालियों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। जब उनके बीच में अनबन शुरू हो जाती है तो जब बहादुर शाह पुर्तगालियों के जब ये जो गवर्नर थे नीनो दा कुन्हा, इनके साथ एक समुद्र में नाव के अंदर बैठे हुए वार्तालाप करते हैं कि भाई जनता ऐसे कर रही है आपके साथ, ऐसी कुछ बातें इनके बीच होती हैं। तो नीनो दा कुन्हा ने बहादुर शाह को नाव से समुद्र में डाल दिया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि इन्होंने उनको समुद्र में गिरा के उनकी हत्या कर दी थी, जो गुजरात के राजा थे। फिर बात करते हैं जाकोद। नीनो दा कुन्हा के बाद जो अगले गवर्नर आते हैं वो आते हैं जाकोद कास्त्रो। इनके बाद में आता है मार्टिन अल्फांसो डे स्यूज।
तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा जब भारत के गवर्नर होते हैं तो इनकी टाइम एक पुर्तगाल से यानी कि ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है ज़ेमियार, सेठ ज़ेमियार। इनके टाइम ही भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए पुर्तगाल से आते हैं। फिर बात करें विस्तार की रणनीति की तो 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। तो दोस्तों हम आज यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे और एक स्टेप बाई आपको इस प्रकार से कहानी के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। और हाँ, पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत से सवाल दे रहा हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बनने की संभावना बनती हैं। और हाँ, काफ़ी क्वेश्चन मैं आपसे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करता हूँ, आप उनके आंसर भी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।